पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, किसी भी चीज को लेने के लिए पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। पृष्ठभूमि यानी इसके बारे में क्या करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कैसे वो किस चीज को कैसे हम प्रस्तुत करें। पृष्ठभूमि हम देते समय या फिर अपने परिचय देते समय हम जिन जिन व्यक्तियों के, महापुरुषों के ग्रंथ, शोध पत्र, ठीक है, पढ़ें, इनके बारे में जरूर कोट करें। इनसाइट टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको करना कैसे होता है, जब हम राइटिंग करते हैं तो उसके, जैसे हमने ये कहा, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारा रिसर्च है तो हम वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो किसी विज्ञान के, अभी अब इसरो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे इसरो में वैज्ञानिक है सोमनाथ के अनुसार, यानी सोमनाथ ने ये बोला अपनी बुक में, अपनी ग्रंथ में ये बताया, तो ऐसे हम इसको कोट करते चलेंगे। ये हो गया दूसरा। इसके बाद हम रिसर्च का महत्व क्या इस पर बात करेंगे। रिसर्च क्वेश्चन से पहले उद्देश्य अब 3 4 5 डाल सकते हैं, पैराग्राफ में हम पैरापेज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च क्वेश्चन जो होता है शोध प्रश्न। इसमें होता है केंद्रित प्रश्न, जिसके ऊपर क्या तो सारी रिसर्च अपनी शोध है वो आधारित होती है। इसके बाद कुछ उसके संबंधित क्वेश्चन 4 से 5 यानी टोटल 6-7 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना यानी टेंटेटिव आंसर है। हम जिस खोज जो कर रहे हैं इसका हम एक टेंटेटिव रूप से आंसर देना चाहते हैं, यानी संभावित उत्तर देना चाहते हैं, होती है हाइपोथेसिस। ठीक है, जो आपके हाइपोथेसिस आपकी जीरो भी हो सकती है, नल एंड वॉइड भी हो सकती है। अब वैसे तो हाइपोथेसिस सक्सेस ही होना चाहिए, हाइपोथेसिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है स्कोप ऑफ रिसर्च, रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, यानी शोध का भविष्यगत उद्देश्य क्या है, या फिर उसकी प्रासंगिकता क्या है समकालीन समय में, ये होता है बात की। फिर इसके बाद लिटरेचर को बारे में आपको 203 लाख बताते हैं कि वो क्या अपने शोध पत्र उन्हें इतनी चीज बता दी। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम कहते हैं कि इन्होंने आगे की चीज बता पाए, इसीलिए हम इस जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें तो बोलते हैं। क्योंकि बात आपका साहित्य की समीक्षा, ठीक है। समीक्षा में क्या करते हैं, समीक्षा का मतलब क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है समीक्षा, यानी हम इसकी खामियों और खूबियों दोनों को हम प्रस्तुत कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। यानी अपने ग्रंथ में उन्होंने क्या बोला, उस समय क्या कहा, इसके बाद आगे क्या वो कह नहीं पाए, इसलिए हम आगे इस पर क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये रिसर्च ऑफ लिटरेचर रिव्यू, बुक रिव्यू, और मैंने आपको महत्व बता दिया, उद्देश्य बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे तो मैथोलॉजी जो होता है आपका सबसे बड़ी चीज है, ये आपका निर्धारित करता है आपका रिसर्च जो करना चाहते हैं, आइडिया जो ले रहे हैं, उसके लिए आप क्या क्या एलिमेंट्स तत्व प्रयोग करना चाहते हैं, रिसर्च ऑफ मैथोलॉजी होता है, ठीक है। क्या कौन सा मेथड प्रयोग करना चाहते हैं, शोध पद्धति। इसमें हम एक तो मिक्स अप्रोच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं राजनीतिक का इसको विद्वान हूँ, छात्र हूँ, तो हम मिक्स अप्रोच का ज्यादा प्रयोग करते हैं राजनीतिक शास्त्र में। मिक्स अप्रोच से तात्पर्य क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। यानी हम जो डेटा कलेक्ट एनालिसिस करते हैं वो क्या होता है, अपना स्टैटिक जो लेते हैं वो मात्रात्मक होता है, परिमाण, ठीक है। दूसरा क्या होता है गुणात्मक। हम इसमें दोनों को समावेश करते हैं, एक मिक्स अप्रोच हो गया, और हम सेकेंडरी और प्राथमिक डेटा का प्रयोग करते हैं। सेकेंडरी डेटा हम दूसरों की बुक्स पढ़ते हैं, प्राथमिक क्या है हम धरातल पर जाकर जो खोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्वेक्षण जाके कैसे कर सकते हैं, डोर टू डोर कर सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट के जरिए चीजों को देखते हैं, वो तो हम सेकेंडरी डेटा में आ गए। पर डोर टू डोर जाके हम करते हैं। फिर हम आलोचनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, साक्षात्कार भी कर सकते हैं लोगों का। तो ये कई प्रकार में आपको बताया, एक अनुभव, इसके लिए हम एक ये रिसर्च और मेथोलॉजी हो गया, इसके लिए हम थियोरिटिकल सिद्धांत रूप से हम कौन सी मेथोलॉजी प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुभवजन्य, ठीक है, प्रयोगात्मक, ये सब ये थियोरिटिकल रिसर्च मेथोलॉजी के ये मेथड है, ठीक है। हाँ, तो ये इसके बाद क्या है, अध्याय चैप्टराइजेशन क्या होता है, संभावित चैप्टर, यानी वो ऐसा नहीं कि निश्चित इनको ही हमको जो अपनी थीसिस में समावेश संभावित रखते हैं, हम इनको रख सकते हैं संभावित में। जैसे आप कितने चैप्टर होने चाहिए,
कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 होने चाहिए। हम कम से कम 5 इसीलिए रखते हैं, देखो इसमें सुविधा क्या होती है, हमने कम से कम 5 रखा, उसमें हमारा इंट्रो नहीं होता, इंट्रोडक्शन होता है एक अलग चैप्टर के रूप में अलग बनी जाता है, कम से कम 20 से 25 पेज का। इसके बाद हम निष्कर्ष से कर देते हैं, बीच में 5 चैप्टर हो गए तो 7 हो जाते हैं। अब जो 7 रखते हैं फिर उनको 9 लिखने पड़ते हैं, तो वो लेंथी हो जाता है। कोई 7 रखता है, कोई 5 रखता है, कोई 6 भी रखता है, क्योंकि वो उसके अपनी सुविधा के अनुसार, सहूलियत के अनुसार करता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, संदर्भ ग्रंथ, बिब्लियोग्राफी, ठीक है लास्ट में। तो बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ क्या होता है, वो हम जो जितना भी लिटरेचर रिव्यू या आर्टिकल या जितना भी हम रिसोर्स, जितना हम वो पढ़ते हैं संसाधन, इनको जितना सोर्स हम लेते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल, उनको क्या करते हैं लास्ट में हम साइटेशन साइट करते हैं बिब्लियोग्राफी ग्रुप। अब उसमें काफी फॉर्मेट होते हैं, एक एमएलए फॉर्मेट है, एक एपीएक्स फॉर्मेट है। एमएलए फॉर्मेट मोस्टली कौन यूज करते हैं, जो साहित्य वाले विद्यार्थी होते हैं ना, जैसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। हम लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, एक्चुअली एपीएक्स फॉर्मेट को ज्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, यानी उसको ज्यादा चुनते हैं ना। और ये भी अपडेटेड होते रहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने जब किया वो उस समय और था, आप और था, 2021 में कुछ और था, 23 में कुछ थोड़ा 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 चेंजिंग होता रहता है उनकी फॉर्मेटिंग। जैसे हम जब करेंगे तो जैसे किसी का, मान लीजिए मैं किसके नाम से, अपने नाम से ही बता देता हूँ, तो मैं पहले अपने नाम से या अपना ग्रंथ लिखूंगा, तो पहले मैं अपना नाम, मेरा नाम है धर्मवीर यादव, तो मैं धर्मवीर यादव ना लिख के कैसे लिखूंगा, यादव डॉट धर्मवीर। जैसे मैंने कोई शोध पत्र लिखा कि दिव्यांगों के कानून, तो दिव्यांगों के कानूनों के विश्लेषण, ऐसे ऐसे करके इसको लिखेंगे एपीएक्स फॉर्मेट में। एक्चुअली वो मैं आपको लिख के तो नहीं अभी दिखा सकता, क्योंकि टॉकपैड के साथ मैं डबल फंक्शन यूज नहीं कर पाता। और दूसरा, हम किस किस फॉर्मेट में अपने अपने सिनॉप्सिस को प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, ऐसा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, ये स्लाइड्स जो बनाते हैं, ठीक है, सो बुलेट्स फॉर्म्स में बना सकते हैं। दूसरा, पीडीएफ में भी चलेगा, एमएस में भी चलेगा। देखिए, हर कोई इतना सक्षम नहीं है, फिर हर कोई इतना कैपेबल नहीं है कि पीपीटी बना सके, या संसाधनों के रूप से भी आप देख सकते हैं, हर किसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता। तो चाहे हम पीडीएफ में दें, या फिर एमएस वर्ड में दें, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें, इससे ज्यादा देखिए अंतर तो आता है, इतना ज्यादा नहीं आता। इम्प्रेस अगर हम सुपरवाइजर को प्रभावित करते हैं, या फिर जो इंटरव्यूज होते हैं उनको, तो पीपीटी में थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में होता है, तो इजीली समझ में आ जाता है। अगर वो आप कर सकते हो तो गुड एंड वेल, नहीं कर पाते हो तो भी आप पीडीएफ में देके अपना सिनॉप्सिस अपलोड कर सकते हो, और इंटरव्यू में हार्ड कॉपी ले जाना हो तो पीडीएफ रूप में तो आप कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपने प्रपोजल अच्छा बना लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, प्रपोजल सिर्फ आपका कहाँ तक काम करता है, अपलोड हो गया, आपका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में होता है क्या क्या होता है, सब देखिए अलग अलग जगह के अलग फॉर्मेट होते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज मत हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखें, थोड़े फॉर्मेट है, जेएनयू के अंदर ये अलग अलग है। मैं सेंटर बता देता हूँ आपको, ऐसे एसआईएस का अलग, पीएचडी का भी फॉर्मेट है, और सिनॉप्सिस फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे आप सीपीएस का लोगे तो अलग अलग थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा नहीं। तो आप देखिए अलग अलग आपको प्रोफेसर, या फिर अलग 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 स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, या फिर कोई जो बताएंगे प्रपोजल के, कोई कुछ मतलब थोड़ा बहुत अंतर बताएं कि इसमें आप ये चेंजिंग, तो आप इससे घबराना नहीं और कंफ्यूज ना होना है, क्योंकि थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, वो अपने सेंटर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उससे कोई, जिस सेंटर में आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, उस सेंटर में आप थोड़ा उसके देख लीजिए। आपका जो सवाल है मैं बाद में लूंगा आपकी, मैं ये चैट अभी नहीं रीड आउट कर पा रहा हूँ, ये लेक्चर के साथ फ्लुएंसी मेरा टूट जाता है। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार करते। अब आपका रिसर्च ऑफ एरिया, इंटरेस्ट ऑफ एरिया कैसे होना चाहिए, एक तो आपके जो मन में आ रहा है, या फिर आपने जिस पे गहन अध्ययन किया है, वही वैसे तो होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। बहुत ऐसा यूजुअली कम हो पाता है प्राय रूप से। क्यों पाता है, कारण ये है, हम जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या फिर जिस यूनिवर्सिटी के जिस सेंटर में, जैसे हमारा सीपीपीटी सेंटर है, किसी का सीपीएस है, जेएनयू का, इसके अलावा डीयू हम पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं, तो पहले हम बाकी फैकल्टी देखते हैं, जैसे हमारे 4 5 6 7 जितने भी प्रोफेसर हैं, तो उन प्रोफेसर्स का रिसर्च मतलब किस में उनका फील्ड वर्क है, किस टॉपिक पे वो पीएचडी एमफिल करा रहे हैं, मतलब उनका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट एरिया प्रोफेसर का क्या है। तो यूजुअली जो रिसर्च स्कॉलर्स या फिर स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने फिर वो एरिया को चेंज भी करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर भी जिस फील्ड में वो होते हैं उसमें कराना अपने अंडर में पीएचडी प्रेफर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम रिसर्च को चुन सकते हैं बस। पर सर्वोत्तम की बात करें तो जो हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारे जो
उसमें है, अंडर रीच में अगर हम जिस पे काम करना चाहते हैं वाकई में उस पे करेंगे तो हालांकि उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको ना मिल पाए, सेंटर का तो दूसरे भी आपको मिल जाता है, अलग हो जाता है, तो आप इस पे भी ना घबराएं, पर यूजली आप ऐसा चुने कि जिस सेंटर में जाना उस फैकल्टी का उस पर रिसर्च काम हो। ठीक है, ये होगी रिसर्च एरिया से संबंधित बात। अब आप कौन कौन से विषय लेना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं, तो आजकल ज्वलंत मुद्दे हम राजनीति के पर्सपेक्टिव से, उसके नजरिए से देखें तो जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में जाएं तो आपके आजकल फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, जैसे हम तुलना करते हैं, जैसे भारत और चाइना की इकोनॉमिक की बात करें, ठीक, हम जापान से हम इकोनॉमिक्स की तुलना कर लें, या फिर महिलाओं के मुद्दे की बात करें तो इनमें राजनीतिक रूप से महिलाओं की कितनी सहभागिता मिली है, कितनी, ठीक है, इसके अलावा या फिर हम देखें कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स रूप से महिलाएं कितनी सशक्त हुई। इसी प्रकार से जैसे मैं अपनी दिव्यांगता पर काम कर रहा हूँ तो एक नया इशू, अभी नया मुद्दा दिव्यांगता को लेकर भी है, तो दिव्यांगों के अधिकार कब से है, कैसे, क्या उनको पहले दान के रूप में, चैटी के रूप में समझा जाता था, कैसे उन्होंने अपने अधिकार की प्राप्ति की। आजकल देखें जो भारत सरकार है, इससे पहले भी हालांकि सरकारों ने काफी, पर भारत सरकार का जो थोड़ा नजरिया दिव्यांगों प्रति वो ठीक है, सकारात्मक मानता हूं। तो आरपीडी एक्ट आया, उसके बाद क्या परिवर्तन आए हैं विश्व पटल पर, हमारी मतलब क्या दिव्यांग में भारत ने क्या फैसले लिए हैं, चाहे यूएनओ से लेके ले, चाहे हम भारत सरकार के बनाए गए कानून हो, तो ये भी एक मुद्दा है। तो ऐसे इनके आर्थिक क्षेत्र देखे, इनके सामाजिक, जैसे मैं अपने टॉपिक की बात करूं तो मेरा एमपीएल का था दिव्यांगों के अधिकार व गरिमा हेतु कानूनी अधिकारों के संरक्षण कथन मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में। इसमें गरिमा को मैंने दो तरीके से बताया, एक तो कानूनी रूप से क्या है प्राप्त करते हैं, और दूसरी रूप से हम इसको सामाजिक गरिमा का बड़ा पर्सपेक्टिव होता है। अब दूसरा, मैं पीएचडी का जो काम कर रहा हूँ, जो फाइनल ईयर है मेरा, शायद सबमिशन है अप्रैल से पहले पहले कभी कर सकते, तो वो है मेरा भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में एवं विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में दिव्यांगता के संदर्भ में अभिगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता, अभिगम्यता, समावेशन, इंक्लूजन और तो है 5-7 मिनट लें, फिर हम करेंगे। ओके, मैथ, इसके बाद मैथ सेंटर क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन, देन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद स्कोप ऑफ रिसर्च या रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, मेथोलॉजी, चैप्टराइजेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कैसे कैसे क्या करते हैं वो, मैंने सर को भी भेजी है, तो सर मेरे सोर्सेस हैं वो आप फॉरवर्ड कर देंगे, और कितना लेंदी कैसे क्या लिखना है। बिल्कुल जैसे हम बिब्लियोग्राफी उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि हम क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं, और किसने क्या कहा वो हम उसके विचार तो लिखते हैं, फिर हम इसमें अपने विचार क्या है जोड़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो भी हम रिसर्च क्या है वो भी हम दिखाते हैं, तो ये सब होता है। अब हम, क्योंकि मेन चीज छूट जाएगी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब क्या होता है, पीएचडी कैसे चलती है इसकी, अब देखते हैं इसका तैयारी के चरण देखते हैं। पहले क्या होता है, इंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा होती है। तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी की बात करें तो क्या है, देखो पहले क्या हुआ करता था, डिस्क्रिप्टिव मूड में हुआ करता था, अब ये पूरा डिस्क्रिप्टिव मूड से किस में आ गया है, ऑब्जेक्टिव मूड में, यानी मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। पहले यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर पर कराते थे, जैसे जेएनयू का, डीयू का, बीएचयू का हुआ करता था। अब काफी क्यूसेट यानी क्यूसेट हो रहा है, सीसेट, इसमें काफी यूनिवर्सिटी को मर्जी किया गया, एंटी एग्जाम करा रहे हैं। ये क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अब 4 अवसर आगे, 4 में से आपको एक क्वेश्चन। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए हमको गहन अध्ययन करना पड़ता है। गहन अध्ययन करने के लिए क्या, एक तो जो मास्टर्स में पढ़ा है वो है, इसके अलावा क्या समसामयिक जो करंट में जो
घटनाएं हो रही हैं। सबसे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र में क्या है, जो आजकल करंट में जो घटनाएं घट रही हैं दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर खासकर ध्यान देना होगा, समसामयिक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये चीजों से क्वेश्चन आते हैं। या फिर हम तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो एक देश से दूसरे देश के हम कंपेयर करते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, शिक्षा की बात हो, उस बात की, तो ये तुलनात्मक में आ जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में बात करें तो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ये बिल्कुल करंट से जुड़े। देखो आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल से तो पूछे, थ्योरी के अलावा कैसे पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस यानी व्यवहारिक रूप से प्रश्न, जिसको बोलते हैं आपको स्टेटमेंट दे दें कथन, है ना, इसका अभिकथन व्याख्या, तो ऐसे पूछे जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो करंट बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान देना होगा। दूसरा जो हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या फिर पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, इनकी जो बेसिक जो थ्योरी है उसके साथ साथ हमको इसको किससे जोड़ के देखा जा रहा है आजकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से करंट से इसको स्टेटमेंट बना के दिया जा रहा है। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको बिल्कुल करंट से जुड़े रहना होगा। ठीक है, इसके लिए एक चीज क्या है, एक हम जब फर्स्ट पेपर पढ़ते पहले तो, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट है और सभी अन्य विषयों के भी है, तो फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा आरएम, रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, जो 50% कहाँ से आता है, रिसर्च मैथोलॉजी से आता है। उसमें देखिए एक तो रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग भी आती है ना, इसमें डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड से पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो आपका कथन दे दिया जाता है ना, रिसेशन और एसेशन। ठीक है, तो इससे भी आते हैं। और रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ना कहाँ से, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए नेट जेआरएफ के लिए रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसके लिए तो केवीएस मदान है या फिर अरिहंत के, वो मैं उसको पूरी तरह से नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से कंप्लीट है, पर कुछ हद तक 70% कंप्लीट। पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें पीएचडी इंट्रेंस जैसे जेएनयू और डीयू जैसे संस्थानों के लिए तो वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए कुछ इनकी अपनी, क्योंकि यहाँ बेसिकली जो क्या इंडियन के अलावा फॉरेन रिसर्च ज्यादा पढ़ाई जाती है, तो इसके लिए हम बुक देखें तो कौन कौन सा, एक तो एक तो क्या जो न्यू आपको कंटेंट मिले, चाहे इंटरनेट से मिले या फिर कहीं से, आपको इसको अपडेट करते रहना होगा, पढ़ना होगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसके लिए कुछ बेसिक बुक है थ्योरी की, जैसे मान लीजिए एक तो है आपकी थ्योरी ऑन नॉलेज, जॉनसन एंड जॉनसन की अच्छा बुक है रिसर्च मैथोलॉजी के लिए, आरएम के लिए फर्स्ट पेपर की। दूसरी है विलियम करके कोई राइटर है, उनकी है रिसर्च मैथोलॉजी की। तो विलियम करके आई थिंक मेरे पास होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पर जॉनसन एंड जॉनसन की अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे दूंगा वो भी, अगर आप खुद से पूछ सकें तो ठीक है। ये हैं जो रिसर्च मैथोलॉजी के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आपके साथ। अब दूसरे पेपर की जैसे बात करें, सबका अलग अलग, मेरा तो राजनीति विज्ञान है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि करना क्या होता है। इसके लिए आपको समसामयिक से जुड़ा होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी चीज जब आप एग्जाम देने जाए जनाब, सबसे बड़ी चीज है डर को बाहर निकालने, यानी अपने मस्तिष्क पर डर को घर ना करने दें, यानी जो डर है उसको घर ना करने दें, यानी डर को अपने बैठाए ना। जब आप फेयरलेस होगे, डर रहे तो होगे, तो आप आराम से अपनी परीक्षा दे सको, होपलेस ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, जो उड़ान भरी जाती है, ठीक है, पंख तो उड़ान की जरूरी है पर हौसले भी जरूरी है, तो अपना हौसले बुलंद रखिए और उड़ान, यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते, तो अपने मन में ऐसी चीज बैठा लेना चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं। ह्यूमन क्या नहीं कर सकता, आदमी क्या नहीं कर सकता। जब हम आज देखिए सबसे बड़ी चीज, हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर जाना इतना आसान नहीं, तो वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, तो हम भी बात करें तो सामाजिक विज्ञान के रूप में क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो ये तो रही इंट्रेंस की। अब रिसर्च प्रपोजल का मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। अब इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में क्या हम जो बनाते हैं प्रपोजल, उसको सबसे बड़ी बात है क्या, डिफेंड करना। डिफेंड करने की वाली बात क्या है, आपका टाइटल क्या, सबसे पहले वो टाइटल ही पूछेगा, आपने जो टाइटल बनाया इसका महत्व क्या है, सबसे पहले वो टाइटल को डिफाइन करना हो। फिर उसके बाद बोलेगा आप 5 मिनट में अपनी सिनॉप्सिस को थोड़ा सा बताते, आप 5 मिनट में क्या बताओगे। ऐसा थोड़ी कि अपनी एक लाइन मतलब टाइटल की बता दे, उसके बाद पूरा इंट्रो पढ़ने लगे या बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है। उसके की पॉइंट्स बता दे, जैसे इंट्रो में क्या लगा, बैकग्राउंड में क्या लगा, आपके रिसर्च लिटरेचर रिव्यू क्या है, आपका मेथोलॉजी क्या है। सबसे बड़ी क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस क्या है, सबसे बड़ी चीज आपको डिसाइड क्या करता है, हाइपोथेसिस यानी टेंटेटिव आंसर क्या है। आपकी हाइपोथेसिस इतनी होनी चाहिए जो आपकी कभी नल एंड वोइड ना हो, यानी हाइपोथेसिस आपका ऐसा होना चाहिए जो प्रभावित कर सके किसको, इंटरव्यू को। ठीक है, दूसरी बात करें आपका रिसर्च मैथोलॉजी
वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू की जो बात करते हैं, बुक रिव्यू को, तो लिटरेचर रिव्यू और बुक रिव्यू हम आर्टिकल, किसी के जो शोध पत्र हैं, ठीक है, वो शामिल कर सकते हैं, या किसी के शोधकर्ता के शोध ग्रंथ को, यानी जो इसकी रिसर्च थीसिस होती है उसको ले सकते हैं, किसी की बुक को ले सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि हमने जितना लिखा उतना ही, जब वो इंटरव्यू जो पूछने वाले होते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि हम लोगों से उनको 10 गुना ज्यादा आता है, वो ये मान के चले, क्योंकि हम जिस बुक पे आप बताने जा रहे हो ना, उस पर ऐसा नहीं कि 2-4 लाइन बता के निकल रहे, एक एक बुक के बारे में वो डिटेल में भी पूछ सकता है। तो हम इतनी तैयारी करके चले हैं, या इतना अनुभव होना चाहिए हमारे पास, इतनी जानकारी होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। यानी अपने इसमें साहित्य की जो समीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हम जिस साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या पढ़ें, थोड़ी गहन अध्ययन करें, गहराई से पढ़ें, ठीक है। ये हो गए। चैप्टराइजेशन की बात करें तो लास्ट में सवाल आता है कि आप ये सब काम हो चुका है, आपने बता दी कितना काम आपके इस पे हो चुका है, किस पे टॉपिक पे, तो आप पीएचडी इस पे करना क्यों चाह रहे हैं, ये सवाल जरूर पूछता है। तो ये डिफेंड करने के लिए क्या करते हैं, जो आपके सेंटर क्वेश्चन है, ठीक है, और रिलेटिव क्वेश्चन, वो आपको यहाँ वो आपकी जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा इससे भी संतुष्ट ना हो इंटरव्यूअर, तो फिर क्या करते हैं, जो आपके टेंटेटिव चैप्टर होते हैं, संभावित अध्याय, उनके द्वारा आप बिल्कुल जो इंटरव्यू हो रहा है उसको आप बिल्कुल बताने का प्रयास करें, अपने चैप्टर सिनॉप्सिस को डिफेंड कर सकते हैं, सॉरी प्रपोजल को। कैसे करेंगे, इसके लिए आप संभावित अध्याय दिए तो हम बताएंगे सर संभावित अध्याय ऐसे होने चाहिए कि हम आगे इन पर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हुआ है करना चाहते, ऐसे होने चाहिए संभावित अध्याय, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आपका इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है, और आपका मान लीजिए एडमिशन हो गया, तो अब क्या लगता है, आप जब सेंटर में आपने 6 महीने का, किसी यूनिवर्सिटी में 6 महीने का कोर्स होता है, किसी में 1 साल का होता है, कौन सा जो कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क के बाद एक आपका एग्जाम होता है, वो आपने पास कर लिया, वो आपको मिनिमम क्राइटेरिया 55 या 50% होता है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 और उसके लिए 55। इसके बाद अब आप अपने सिनॉप्सिस को मॉडिफाई कर सकते हो, वो होता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस आपकी मिनी थीसिस होती है। तो सिनॉप्सिस तो मिनी थीसिस के बाद फिर आप उसमें आइडिया लिखते हैं, जैसे किसी के आपने बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिलुग्रो भी देते तो 50 या 100, इतना तो 50 से लेके 100 के बीच में हम देते हैं, तो हजारों किताबें पढ़नी पड़ती, तो उनके बारे में ऐसे बताते हैं। अब आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अगर टाइम होगा तो मैं और बोल सकता हूँ, उसके बाद क्या बताएं, अभी टाइम है बोलने के लिए, या फिर स्टूडेंट के सवाल ले ले। हम सवाल ले लेते हैं धर्मवीर जी, क्योंकि एक्चुअली मैं स्क्रीन पे टाइम आपके लेक्चर डिलीवर करते समय टाइम का शो नहीं हो पा रहा ना, तो इसीलिए मैं पूछते हुए चल रहा हूँ। और जो मैंने सर आपको अभी रिसेंटली में सेंड किए थे अपने रिसर्च प्रपोजल, तो एक मैंने सिनॉप्सिस दिया था और आपको रिसर्च प्रपोजल, तो साथ साथ में अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो आप इनको शेयर कर सकते हो, अगर कोई डिसेबिलिटी पे काम करना चाहे तो। और इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक है, मैंने बताया नारियों के मुद्दे हैं, ठीक है, एलजीबीटी के मुद्दे हैं, थर्ड जेंडर के मुद्दे हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक क्षेत्र में हम बात करें, अभी नहीं अपना चांद पे जो ये काम हुआ, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी कोई विज्ञान का कोई स्टूडेंट हो तो उस क्षेत्र में भी काम कर सकता है, वो भी एक नया मुद्दा है जी। अब आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं सर, एक से प्रश्न लेंगे फिर हम जवाब देंगे। आप में से किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि धर्मवीर जी जेएनयू में हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं जो जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ के का माहौल, एडमिशन या और भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में पीएचडी या किसी भी से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एनीबडी। कोई भी क्वेश्चन है गाइस किन्हीं के मन में तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ मंजू मैम जी, जी पूछिए अपराजित। सर अगर रिसर्च अगर हो चुका है बहुत सारे एक टॉपिक पे, तो उस पे अगर अलग तरह से रिसर्च करेंगे तो चलिए। हाँ देखिए भाई, रिसर्च का मतलब ये रिसर्च पुनः खोज, चाहे किसी भी टॉपिक में कितना ही काम हो चुका हो, फिर हम इसमें हम अलग क्या करना चाहते हैं, हम अलग क्या खोज कर रहे हैं, वही तो रिसर्च है। जैसे मान लीजिए गांधी का हिंद स्वराज है, तो हिंद स्वराज जो गांधी जी द्वारा लिखी गई कृति पर काफी लोगों ने काम किया, फिर भी उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं ना। एंथोलॉजी प्रेरणा की काफी लोगों ने और ने भी किया, फिर भी हम इस पर कर रहे हैं। जैसे आप किस सब स्ट्रीम से मैडम? तो इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश से
भी जैसे शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर पे 17वीं या 16वीं शताब्दी से वो उन्होंने अपना बुक ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है, अपनी थीसिस लिखी होगी, पर आज भी उन पर रिसर्च हो रहा है। जैसे नए आप नए आयाम के रूप में देखें, जैसे नए मुद्दे आ रहे हैं, ठीक है, शेक्सपियर के रूप में नए मुद्दे देखें। आप ट्रस्ट की बात करें तो आज कितनी लोगों में विश्वसनीयता रह गई, कितना धोखाधड़ी और कितना फ्रॉडगिरी हो रहा है। तो जहाँ पे लोग फिर शेक्सपियर को का उदाहरण देते हैं, जैसे या फिर आप जैसे लव के बारे में विश्वास करते हैं, तो कितने जो ट्रूली लव है या फ्रेंडशिप की बात हम करते हैं, तो फ्रेंडशिप सच्ची फ्रेंडशिप है या फ्रेंडशिप सिर्फ ओनली एक बेनिफिशियरी या फिर जिसको बोलते हैं प्रॉफिट का एक मुद्दा रह गया। तो इसमें भी हम शेक्सपियर जैसे या मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं, कैसे प्रकार वो ग्रामीण परिपेश को क्षेत्र को बात करते थे, कैसे आज भी देखें हैं, जब भारत इतनी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, चांद पर पहुंच चुका है, पर हम ग्रामीण क्षेत्रों की उन एरिया की बात करें तो गरीबी कैसे है। आज भी देखिए प्रेमचंद के फटे जूते पड़े हैं, है ना। तो ऐसी चीज हम आज भी देख सकते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय जिसपे काम हुआ, इसके बाद भी आप देखते हैं कि कितना काम रह गया है। गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इस पर हम काम करें तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि आज भी हम देखेंगे कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो हम देखें उस समय कितना काम हुआ, उसके बाद इसमें कितनी कमियां हैं, इस पर हम फिर से खोज कर सकते, सरकार को बता सकते। जैसे मैं दिव्यांगता पर काम कर रहा हूँ, तो दिव्यांगता का मुद्दा हालांकि इतना पुराना भी नहीं पर इतना नया भी नहीं है। उन स्वतंत्रता के बाद फिर 1960-70 के दशक में इस पर क्या होने लगा था, काम होने लगा था, फिर इन पे आंदोलन के जरिए ये मुद्दे आने लगे थे। फिर आज मगर आज नए नए खोज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 2000 के दशक में इस पे कितना 2000 के बाद कितना काम हुआ है, या हर एक डिकेड में कितना काम होना है, कैसे हम इस पे फिर से पुनः काम कर सकते हैं। जैसे मैंने गांधी के हिंदू स्वराज की बात किया, तो हिंदू स्वराज की बात करें तो उस समय हिंदू स्वराज की जो चाहे रिलायबिलिटी की बात करें, चाहे हम रिलेवेंस की बात करें, नहीं चाहे गांधी जी की बात करें, ग्लेशियर जो प्रेग्नेंट की बात करें, तो गांधी जी के विचारों का आजकल कितना महत्व, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कितना महत्व, हम उसको लौट रहे हैं, तो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं ना। तो किसी विषय पे हम फिर से काम करते हैं, फिर से खोज करते हैं, वही तो रिसर्च है। आई थिंक मैडम आपके सवाल का शायद मैं जवाब दे पाया हूँ ठीक है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, बता सकते हो। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने जो आप लोगों को बताया, क्या आपको ठीक से या फिर कुछ भी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मुझे लग रहा है, अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन उठ के आएंगे, सवाल उठ के आएंगे, और नहीं आया होगा तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। मुझे बताइए सर, समझ में आया है। आया सर मेरा भी कुछ सवाल है। या नियम सर मेरा मल्टीकल्चरलिज्म को लेके है कि आपका हमारा नेम टाइटल। यस सर। नेम आपका नाम? पुतुल। ओके ओके, मल्टीकल्चरल पूछिए। यस सर। मैं पूछ रही थी कि सर क्या जो टाइटल होना चाहिए वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए या नेगेटिव सेंस में होना चाहिए? जैसे मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स सेटबैक्स, क्या ये हो सकता है, या फिर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव। जो करंट में चल रहा है, ज्वलंत इशू है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सकारात्मक रूप से निकल कर आई हैं, चाहे भारत की बात करें चाहे दुनिया में बात करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सकारात्मक काम हुआ, कुछ चीजें ऐसी हैं उनमें काम हुआ नहीं, नकारात्मक उनमें चीजें, उनमें कुछ नगण्य थोड़े मोड़े काम हुए। तो जो नेगेटिविटी है वो भी समाज के सामने हमको लाना है, पॉजिटिविटी भी है वो भी लाना, फिर इसके बाद अपना विचार देना है, अपना विचार के बाद इसमें समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं, वही तो हमारी क्या है सच है। कुछ चीजों में सकारात्मक रूप से काम हुआ, कुछ में नहीं हुआ, तो उसको भी तो समाज के सामने उजागर करना है ना। जैसे मैं अपनी टॉपिक को बार बार उठा के लेता हूँ, जैसे मेरी दिव्यांगता का बात है, तो दिव्यांगता पे कितना काम हुआ कि दिव्यांगता नाम दे देना ही या फिर दिव्यांग लोग कुछ छोटे मोटे काम कर देना ही, ये भारत सरकार हो या फिर विश्व के संगठनों की बात हो, तो उसमें इतना ही नहीं है। इसके बाद क्या नहीं हुआ है, यानी क्या नेगेटिविटी, उसको भी तो उजागर करना है, फिर क्या हो सकता है, यानी क्या हुआ है वो तो हम दिखाएंगे, उसके बाद क्या नहीं हुआ उसको भी दिखाएंगे, और क्या होना चाहिए हमारे दृष्टिकोण किया जा सकता है, होना चाहिए नहीं किया जा सकता है। एक क्योंकि सुधार हम सुझाव भी उसकी पॉजिटिव वो दिखा सकते हो, जो चीज समाज में है बिल्कुल उभर कर आ रही है, नकारात्मक रूप से उभर कर है, तो हम इसको भी उकेरने का काम किसका है, एक शोधकर्ता का, रिसर्चर का काम है। शायद आप
वो आंसर जी। मिला? हाँ यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम अमृता है या और मुझे ये पूछना था कि पीएचडी की जो कंप्लीट करने की टाइमिंग होती है, तो अगर वो कम से कम 3 वर्ष में पूरा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल या 7 साल लगे, तो क्या इससे हमारी पीएचडी की डिग्री पे कोई असर होता है? मेरा मतलब कि अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो क्या उससे ये होता है कि उसकी जो वैधता है वो बढ़िया नहीं है? जैसे मुझे बताया गया है ये कि अगर 6 साल 7 साल एक टॉपिक पे लग गया तो कभी-कभी उस पे ये क्वेश्चन उठ जाता है कि इतने सालों तक ये आप इस पे क्या कर रही थी? अगर इसकी ज़रूरत 3 या 4 साल तक है और आपका जो जिसके अंडर आप पीएचडी कर रही हैं वही अगर उसको ज़्यादा खींच दे या फिर हमारी ही योग्यता थोड़ी कम पड़ जाए, तो उसमें कम समय लगना, ज़्यादा समय लगना क्या मायने रखता है? नहीं, इतना मायने नहीं रखना चाहिए। आपके पास 6 साल है तो 6 साल में तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद आपके पास 8 साल कम है, आपको एक्स्ट्रा जो लीव या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली वर्क है, जैसे इसके फीमेल के लिए, जैसे मान लीजिए कोई वर्क है या किसी की मैरिज हो गई या मैटरनिटी लीव, इस स्थिति में वो 2 साल है तो वो एक्सेप्शन वाली चीज है। और 6 साल में आप करते हो और अच्छा काम करके देते हो, 6 में करें 8 में करें, आपका जो वर्क है वो एफिशिएंस होना चाहिए, यानी आपका जो कार्य है वो कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 8 साल में या 6 साल में भी किया पर उसमें संतोषजनक नहीं हो, तो फिर आपने कोई भी काम 3-4 साल में कर दिया और संतोष नहीं है, अच्छा नहीं है, तो फिर वो 3-4 साल का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम 4 साल में करें या 4 में करें, आपकी काम एफिशिएंसी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखिए एक धारणा बनेगी, हम सरकारी में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे लेट हो जाए टाइम हो जाए। जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, इसरो पे काम किसी भी किया, तो ये 4 साल में आपने पहले मिशन 2 भेजा था जो 2019 में भेजा, 4 साल में बना लिया है। कितना टाइम लगा इसमें? 4 साल, तो जल्दी उन्होंने अच्छा कर लिया। और 2001 में जो भेजा था, सॉरी 2008 में, उसके बाद 2019 में भेजा, वो फेल हो गया, तो टाइम उसमें ज्यादा लग गया, फिर वो सफल नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें ऐसे क्रिटिसाइज हो जाती है। चाहे हम कम समय में करें अच्छा करते हैं, ज्यादा समय में करें तो अच्छा करते हैं, ठोस काम होना चाहिए, समय सीमा के रहते करें, ऐसा नहीं कि समय सीमा के बियॉन्ड करें। मान लीजिए आपके पास 8 साल है तो 8 साल के अंदर ही तो करोगे, उसके ऊपर तो टाइम नहीं ले जा सकते ना, उसके ऊपर ले जाओगे तो फिर ठीक है। हाँ, पर इससे एक फायदा है, जैसे आपने 4 साल में कर दिया या 5 साल में आपने सबमिशन कर दिया, पीएचडी सबमिट कर दिया, तो आपको डिग्री भी तो जल्दी मिलेगी। तो डिग्री मिलेगी तो आगे आप किसी भी आपकी उपयोगी होगी। आप लेट करोगे तो डिग्री मतलब आपको लेट मिलेगा, तो फिर ये आपका जो 30 नंबर का है या फिर एक एज और क्रेडिट जो होता है वो थोड़ा लेट मिलेगा, ये उससे जी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका काम जो हो ठोस होना चाहिए, लेट हो पर ठोस हो, और लेट होने के बाद ठोस ना हो फिर वो क्रिटिसिज्म हो जाता है। रिसर्च गुड इवनिंग प्रपोजल का जी, पूछिए। रिसर्च प्रपोजल का वर्ड लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए? अच्छा, प्रपोजल की बात कर रहे हो ना, ठीक है। प्रपोजल की आप बात कर रहे हैं, बदले में से आप 2000 से लेके 3000 या 3.5 यानी 2000 से लेके 3500 के अंदर आपका प्रपोजल की लिमिटेड 2500 में बने आदर्श होगा, 2500 से 3000 में तो ज्यादा से ज्यादा आपको खिंचता है, क्योंकि वो भाषा की वजह से इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्ड इतनी ज्यादा नहीं होते, हिंदी जैसे भाषा में लिखते हैं तो वर्ड ज्यादा थोड़े हो जाते हैं, तो 3000 और 3500 प्रपोजल की, ठीक है। और सिनॉप्सिस की बात करें तो सिनॉप्सिस का कम से कम 3000 तो होने चाहिए, अधिक से अधिक 5000 सिनॉप्सिस में, क्योंकि थोड़ा हम मिनी वो थीसिस की टाइप का होता है। सिनॉप्सिस हमारा कब हो जाता है, या कोर्स वर्क के बाद हमारा जो बनाते हैं, यानी फाइनल स्टेज होती है, इसके बाद हम पीएचडी करते हैं। प्रपोजल में क्या अंतर है, प्रपोजल प्रस्ताव भी तो लेके जा रहे हैं ना, तो प्रस्ताव जब लेके जा रहे हैं तो हम इतने उसमें उलझते नहीं, हम छोटे से बना देते, तो ये ओके, थैंक यू सो मच। 3000 तक हो जाता है। मोनिका मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा प्रश्न पुतुल जी से रिलेटेड है, या जो उन्होंने प्रश्न किया था कि उन्होंने तो टाइटल की बात की थी। सर अगर हमारा टाइटल सकारात्मक है पर हम क्या उसमें अगर कुछ ऐसे, तो हम कोई भी लिखते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को एम्फेसिस देते हैं, पर अगर हमारा ज्यादा रुझाव नेगेटिव, सर ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं अपने थीसिस में कि हम ज्यादा उसका नेगेटिविटी, वैसे तो मैंने अभी तक कुछ नहीं शुरू किया पर मैं ऐसे जस्ट एक जर्नल आपसे व्यू ले रही हूँ कि अगर मान लीजिए हमने कोई टॉपिक चुना है जो, या फिर हमेशा पॉजिटिव ही वाला ही लेना चाहिए उसका जो हम अपना थीसिस लिखते हैं। देखिए इस पे आप इस तरह से समझिए, हम क्या है, शोध करते हैं, रिसर्चर, हम कोई किसी पार्टी के
राजनीतिक कार्यकर्ता है, फिर किसी पार्टी के राजनीतिक क्या कहते हैं नेता नहीं है, मान ली, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम किसी भी एक पक्ष, यानी हम एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते, या किसी चीज की हुई, हम ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज की हुई कामों की अत्यधिक अतिशुक्ति यानी अति प्रशंसा भी नहीं कर सकते, और हम इसकी क्षीणता भी नहीं कर सकते, यानी ज्यादा बुराई भी नहीं कर सकते। जो एज इट इज हो रहा है समाज में हुआ है, हम इस पर काम करते हैं, क्योंकि रिसर्चर भी क्या करते हैं, समाज का आईना, या फिर पिछले समय में जो हो चुका है उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज पॉजिटिव हुई है उनको पॉजिटिव दिखाते हैं, और जो नहीं हुए यानी जो चीज नहीं हुई है वो तो नकारात्मक रूप में आती है, उनको हम वही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से मनगढ़ंत कुछ चीज नहीं दिखाते, उसमें जो काम हुआ है या नहीं, या फिर हम अपने विचार फिर देते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं हुआ, इसको हम करते हैं। तो जैसे मोस्टली हम प्रॉब्लम की बात करें, रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम ही, जब हम प्रॉब्लम की बात करें तो वही नेगेटिव वे में आ जाता है। प्रॉब्लम का, समस्या का मतलब ही नेगेटिव, उसका जो सोल्यूशन होता है वो पॉजिटिव वे में आ जाता है ना। तो हम प्रॉब्लम, मान लीजिए हम बात करें, हमारे लिए समस्या है, बेरोजगारी है, भुखमरी, हम शिक्षा में जॉब नहीं आ पा रही, तो ये समस्या है तो नेगेटिव तो हो गए, नकारात्मक छवि तो होगी ना किसी चीज की। तो नकारात्मक छवि को जिसका हम सोल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं, वो थोड़ा इसका सकारात्मक टूवर्ड्स में आता है ना। तो समस्या ये जो लेके आती है वो चीज ही नकारात्मक रूप से चीजें लेके आती है। पहले मगर सकारात्मक उसमें क्या क्या उसको हम थोड़ा दिखाते हैं, फिर ज्यादातर हम किसी भी शोध में या फिर किसी चीज में देखते हैं सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक चीजें ज्यादा निकल कर आती है। तभी तो हम नकारात्मक चीजें, इसी भी तो आगे हम इस पर काम करने के लिए, या फिर जो काम नहीं हुआ इसलिए तो आगे काम करने के लिए हम इस पर क्या उठ खड़े हुए हैं, फिर इसीलिए हम आगे इस पर अग्रसर होके आए। यही तो मजबूरन चीज है जिस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्या होना है, इस पे क्या होना चाहिए, ये तो हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए। समस्या तो है, समस्या तो नकारात्मक रूप में आती है, विकट समस्या ही का जो रूप है वो विकट नकारात्मक रूप में, पर इसका जो सोल्यूशन होता है वो सकारात्मक हो जाता है ना। तो ऐसे हम इसको मान के चले। जी सर। आई थिंक आपको समझ में आया, फिर मैं नहीं आया वो तो मैं और आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। सर इन शॉर्ट कहने का मतलब कि उसका एंड हमें सकारात्मक, ये पॉजिटिव ही उसका कंक्लूजन देना चाहिए, फिर समाधान। हाँ जी, समाधान को नहीं, समाधान हमेशा देते हैं तो क्या होता है, सकारात्मक रूप में ही तो होता है, समाधान कभी नकारात्मक रूप में तो होता नहीं है। समस्या जो होती है नकारात्मक रूप में बन के आती है। तो हम जो शोध में बात करते हैं, पहले जो चीज है वो थोड़ी सकारात्मक दिखाते हैं, फिर ज्यादा चीज नेगेटिविटी रूप में तो लिया होती है, फिर इसमें जो समाधान होता है वो हमारा थोड़ा वहां फिर पॉजिटिव हो जाता है, कैसे काम होना चाहिए, है ना। जैसे हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस में हम क्या दिखाते हैं, पूरा नकारात्मक नहीं दिखाते हैं ना। टेंटेटिव आंसर जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, तो ऐसे ही तो बनाते हैं ना, तो ऐसे ही पूरा सोच चलता है। थैंक यू सर। में प्रश्न आता है। क्या आपकी वॉइस नहीं आ रही, पहले थोड़ा लाउड बोलिए और अपना नेट के साथ। गोरखपुर से जी मेरा क्वेश्चन ये था सर, और इन दो क्या होता है, भिन्नता की बात करें, हम जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ के क्वेश्चन पेपर देखिए थोड़ा आसान होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जेएनयू का भिन्न होगा, डीयू का भिन्न होगा, और जामिया का देखें तो भिन्न होगा। और इसकी भिन्नता की बात करें तो क्या है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में क्या आप डायरेक्ट, जैसे दो ऑप्शन, दो मेथड अपनाए जाते हैं, एक तो एंट्रेंस बेस्ड और दूसरा इंटरव्यू लेवल भी हार्ड होता था। अब जैसे एनटीए करा रहा है तो 4-5 यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया, तो वो क्वेश्चन पेपर हो सकता है 4-5 यूनिवर्सिटी का एक जैसा हो। अभी पहली बार पीएचडी का एंट्री करा रहा है, तो वो जब होगा ये भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है, जब ये पता चलेगा क्वेश्चन पेपर अलग आएगा या फिर एनटीए चारों यूनिवर्सिटी का मर्ज करके लेगा, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। जब ये एग्जाम हो जाएगा तब पता चलेगा कैसा बना रहा है। क्यूसेट नहीं कराता था इससे पहले, देखते तो 100% क्या थी, भिन्नता थी, है ना। अब क्यूसेट के अंदर है
तो ये 4 यूनिवर्सिटी का कैसा एग्जाम होता है, पहला एग्जाम होगा, उसके बाद पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर सभी बना के देते हैं, जेएनयू अपना बना के देगा, डीयू अपना देगा, और जो भी यूनिवर्सिटी BR अम्बेडकर या जामिया अपना बना के देगा। फिर वो उसी क्वेश्चन पेपर को एज इट इज लेता है एनटीए, या एनटीए अपनी तरफ से अपने स्पोर्ट से मॉडिफाई करा के भेजता है। वो हम कब तक नहीं कह सकते जब तक ये एग्जाम ना हो जाए यूसेट के। तो इस बार का थोड़ा संशय है, अदरवाइज भिन्नता ठीक है पहले। अब कोई सवाल? जी सर, धन्यवाद सर। हेलो सर, मुझे या कोई ऐसा सवाल लगता है सवाल आया कि किसी का? सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक सवाल पूछना है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करती हूँ तो सारे के लिए मुझे अलग अलग प्रपोजल लेके जाना होगा या एक ही प्रपोजल सबके लिए सेम होगा? प्रपोजल आपको अलग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका अलग होगा। सिर्फ ये एंट्रेंस कमांड हो रहा है, ठीक है। एंट्रेंस कमांड होने के बाद इंटरव्यू में भी आपका, मान लीजिए यूनिवर्सिटी नहीं, आप सेंटर की वजह से जेएनयू में आप एंट्रेंस दे रहे हो, तो इंटरव्यू दे रहे हो, सॉरी, तो जेएनयू में आपने 3 सेंटर में आपका क्वालिफाई हुआ है, तो तीनों सेंटर में जा रहे हो, तो प्रपोजल आपको अलग अलग का मतलब ये नहीं कि अलग अलग विषय से आपका प्रपोजल का जो टॉपिक है वो एक हो सकता है या फिर अलग भी हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग, पर आपको अलग अलग लेके जाना चाहिए। मेरा तो ये आपको सुझाव है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ एरिया सबका अलग होता है। आप एक ही प्रपोजल को 4-5 यूनिवर्सिटी में नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। मैंने जैसे बताया कि फैकल्टी जो होते हैं, किसी का इंटरेस्ट ऑफ एरिया, आप किस विषय में काम कर रहे हो, तो थोड़ा मॉडिफाई करके ले जाना चाहिए। ओके सर। या ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अभिभाषण था, जो आपकी प्रस्तुति थी, वो इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ आपने सारे विषयों को प्रस्तुत किया कि शायद ही कोई शंका, दुविधा, परेशानी रिसर्च प्रपोजल और पीएचडी के संदर्भ में किसी को रह गया होगा। बहरहाल, अगर किसी को कोई परेशानी रहती है तो धर्मवीर जी हमारे से बस एक कदम दूर हैं, क्योंकि मेरे दिल और आत्मा के तो करीब हैं ही, और ये हमारे डायनेमिक प्रोफेसर के बड़े पुराने सदस्य हैं। मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में जब हमारा पहला बैच प्रारंभ हुआ था, तो उस टाइम ये विटनेस हैं, और उस समय से ये कोरोना और उससे पहले के काल से, और बड़ा मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो जो भी इनके पास संसाधन है, ज्ञान है, ऊर्जा का, ये प्रयोग करके और मदद करते हैं। और कई लोगों को इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी मदद किया है, पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं धर्मवीर जी को आप लोगों से कनेक्ट कर दूंगा, आपको ये मदद करेंगे। बहुत बहुत आभार धर्मवीर यादव जी, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सीधा जुड़े हैं हमारे साथ, और आपने अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को हम सभी के साथ साझा किया। ये बड़ा ही एक सौभाग्य का हम सभी के लिए विषय और मौका है कि आप यहाँ पे आए, आपने अपने बारे में, आपने अनुसंधान, शोध प्रपत्र और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के बारे में बड़ी विस्तृत और वृहद जानकारी हम सभी के साथ साझा की, हम सभी को दिया, हम सभी को अनुग्रहित किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी को बताता चलूं कि ये 3 दिवसीय यानी 3 दिन का जो कार्यशाला था, उसका आज समापन सत्र है। हमने शनिवार को इसको स्टार्ट किया था। मैं आपको बता दूं कि शनिवार को चेतन बगाड़िया, जो गोवा विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े थे, बड़ी ही अच्छी प्रस्तुति उनके द्वारा हम सभी के बीच दी गई। उन्होंने हमें पीपीटी के माध्यम से बताया कि पीएचडी के क्या मायने होते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, और बड़े ही उत्साह के साथ हम सभी ने उसका लाभ लिया और इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। रविवार के दिन हमारे साथ मिस अलका हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ी। उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सहज, बड़े ही सिंपलिस्टिक तरीके से, प्यार से हम सभी को बताया इन सभी चीजों के बारे में। खास करके रिसर्च प्रपोजल को उन्होंने केंद्र बनाया, उस पर डिस्कशन किया, उस पर विस्तृत चर्चा की, हमारे साथ अपना ज्ञान साझा किया। आज हमारा अंतिम सत्र है, समापन सत्र है। इसमें हमारे मुख्य वक्ता के तौर पे धर्मवीर यादव जी जुड़े हैं, जो जेएनयू के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार में स्कूली शिक्षा में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। आपने भी बड़े अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को साझा किया, अपने अनुभवों को भी बताया। बहरहाल, आप इन सभी में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। मैंने जैसे बताया कि इन्होंने कमाल नहीं, कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 बार से ज्यादा इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ में, बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका आभार हम सभी के तरफ से मैं आपको ये ज्ञापित करता हूँ। वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे साथ मुंबई से मंजू मैम हैं, और मंजू मैम, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और वोट ऑफ थैंक्स करें। ओवर टू यू मैम।
जैसा कि सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ, एक मैं पॉइंट भूल गया था बताना। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था, ये जो पॉइंट ये है, एक तो सर मैं स्कूली शिक्षा में नहीं, मैं दास ग्रेड 2 ऑफिसर का हूँ, और दूसरा जॉब के बारे में भी आपका ये पीएचडी का जो गोल्ड है, उसके अलावा आप जॉब की भी तैयारी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में, तो उसके लिए भी आपको अगर मेरे से कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए 24/7 हाजिर हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। वैसे मुझे नहीं लगता कि राहुल सर ने कुछ भी छोड़ा है धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं और धर्मवीर जी हम लोग साथ में इस कक्षा से जुड़े थे, जो डायनामिक प्रोफेसर फैमिली है, और ये देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए और मैं वहीं की वहीं हूँ। और कई बार हम लोग मतलब तू मैं भी करते थे, कभी बीच में आवाज आती थी या बोलते थे तो एक आध बार मैं कभी कभी डांट भी दी हूँ। लेकिन आज पता चला कि मतलब कितनी विस्तृत जानकारी है आपको, हर एक मतलब हर एक बारे में। सचमुच हम लोग रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है। एक जरा पत्थर तबीयत से तो उछालो यारे। तो आपको देख के यही लगता है कि मतलब क्यों नहीं किया जा सकता है। जब आप इतना 8 बार नेट होने के बाद उसके बाद जीआरएफ ले सकते हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों में इतनी विस्तृत जानकारी और पढ़ाई आप कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज का सचमुच ये जो ऑनलाइन जो है वो बोर्न इन डिस्गाइज है मेरे लिए, वरना मेरे लिए कहाँ पॉसिबल था कि नौकरी करते हुए बच्चों को संभालते हुए मैं गोवा यूनिवर्सिटी के जो सीनियर रिसर्च स्कॉलर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या जेएनयू के यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले और वहाँ इतने अच्छे वक्ताओं को मैं सुन पाऊँ। सो थैंक यू राहुल सर, आप इतने सारे लोगों को इस मंच पर लाते हैं और हमें नई नई चीजें सिखाते हैं, और मतलब हमेशा एक जीने के लिए हमें और एक रीजन दे देते हैं कि बहुत कुछ है हासिल करने के लिए, और आगे पढ़ते रहना बढ़ते रहना, यही एक हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपने पीएचडी के इम्पोर्टेंस को बताया, फिर नेट का इम्पोर्टेंस बताया, रिसर्च पर तो पूरी जानकारी दी ही, वो भी सोचो मतलब बिना देखे इतनी सब कुछ चीजें, इतना 250 से 3000 वर्ड और फिर 3000 से 3500 वर्ड और सारे स्टेप्स वगैरह आपने पूरे डिटेल में बताया। थैंक यू धर्मवीर जी आपको, और थैंक यू राहुल सर। ऐसे ही और सत्र आप ऑर्गेनाइज करिए और हमें एनलाइटनिंग करिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत आभार मंजू मैम आपका। और आपने एक वाक्य का इस्तेमाल किया कि मैं वहीं रह गई। मैं आपको बताऊं कि ये मंजू मैम का बड़प्पन है, क्योंकि मंजू मैम केंद्रीय विद्यालय में अभी यू कैन से टीचर के पद पे हैं, और पहले प्राइमरी विंग में थी। अभी प्रमोट होकर जो एग्जाम होता है डिपार्टमेंटल, अभी मुझे लगता है 3-4 महीने पहले की बात है, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करके मैम अब आई थिंक हाई स्कूल में आ गई हैं। और केंद्रीय विद्यालय का जॉब एक ऐसा जॉब होता है, लोग कि पता नहीं कैसे कैसे जॉब को छोड़ करके केवी में जाना चाहते हैं, इतना एलाइड जॉब होता है। तो आप मैम ऑलरेडी बहुत बड़े पद पे, बहुत बड़े जगह पे हैं, लेकिन ये आपका एक जिज्ञासा, एक जागृति आपके अंदर है कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि मेरा नेट भी हो जाए, मैं प्रोफेसर भी बन जाऊं आगे। मतलब ये जो एक होता है ना चलता हुआ जल, तो वो है आप। अदरवाइज ऐसा ईश्वर ने कोई कमी आपको दी नहीं। आप बहुत बड़े संस्थान में बहुत अच्छे पद पे हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और मुंबई जैसे शहर में। और मैं आपको बताऊं, आईआईटी मुंबई का जो कैंपस है, आईआईटी मुंबई के कैंपस के पास जो आपका केंद्रीय, वहां पे मैडम है, तो बड़ा यू कैन से एक एलाइट लोकेशन भी मैम को मिला। ये भी बड़ी बात है कि इतना बड़ा संस्था ऊपर से आईआईटी बॉम्बे के साथ, तो कितनी बड़ी बात है कि आप एक इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान से आप जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिसर्च प्रपोजल का वर्कशॉप है, ये हम लोग प्रत्येक महीना में, मैंने ऐसा सोचा है कि 1 दिन या 2 दिन का हम लोग ऐसा महाकुंभ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें भारत के तमाम विश्वविद्यालयों से जो शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको मैं प्रयत्न करूंगा कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपना कहीं ना कहीं अपने अनुभवों को साझा करें, क्योंकि आखिरकार हम सभी को भी इसी दिशा में जाना है। आज ना कल हम सभी को पीएचडी में जाना ही है, हम सभी को प्रोफेसर बनना ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां पे सारी चीजें हमें
मिल जाए, हमें अनुभव मिल जाए, आगे किस तरह की चुनौतियां आनी है, परेशानी आनी है, और साथ के साथ कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं तो एक मदद भी मिलता है। अब आप जेएनयू में, अब आपके लिए जेएनयू कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनजान जगह है। आपके साथ धर्मवीर जी वहां पिछले 5 साल से, वहीं से एमफिल भी है इनका, एमफिल भी वहीं से है, पीएचडी के भी फाइनल ईयर में, तो बहुत पुराने छात्र हैं। तो आपके लिए जेएनयू अब अनजान नहीं, क्योंकि वहां पे ये है गोवा आपके लिए। तो कहने का मतलब गाइस कि हमारा जो ये जो एक लिंक है, हमारा जो अप्रोच है, वो वट वृक्ष के समान बढ़े, वो बढ़ रहा है। ये भी एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, हमारा ऐसा लक्ष्य है कि हम हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे लोग रहें, ताकि हम कभी भी जाएं तो हमें अनजान किसी भी प्रकार से महसूस ना हो। तो ऐसा भी लक्ष्य डायनेमिक प्रोफेसर का है, और उसको लेकर के हम लगातार निरंतरता और सततता के साथ काम कर रहे हैं, निष्ठा और पूरे मेहनत के साथ। आप सभी लोग इस महाकुंभ में आए, अनुसंधान के वर्कशॉप कार्यशाला में आपने अपनी सहभागिता ली, आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ सुना, सहयोग किया, अपना समर्पण दिया। इसके लिए आप सभी के को बहुत बहुत मैं आभारी हूं, आपका धन्यवाद संप्रेषित करता हूं, ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।